हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो को आगे कंटिन्यू। आपको याद हो अभी पिछली क्लास में हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया था और आज जो करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये इसकी थर्ड एक्टिविटी है। आपको याद हो हमने इसकी दो एक्टिविटी कर ली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने वो वॉच नहीं की तो उनको वॉच कर लेना, उसकी वीडियो बन चुकी है। अब ये लास्ट थर्ड एक्टिविटी है, इसको सेपरेट करेंगे और फिर इन तीनों को कंसोलिडेट करके पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आज जो कर रहे हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब वो कैसे बनती है वो जरा देखते हैं। देखो, मैंने आपको थोड़ी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही करता हूं कि बैलेंस शीट में जो असेट्स दे रखी हैं, फिक्स असेट्स, और उसी को बोलते हैं नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो तो जाएंगी आपकी इन्वेस्टिंग में। अब लायबिलिटी साइड में एक तो शेयर कैपिटल, यानी कि जो बोरोइंग फंड है, दो तरीके से कंपनी बोरो करती है, या तो शेयर होल्डर से और या बाहर पब्लिक से या बैंक से। देखो, शेयर के थ्रू कोई भी मनी आएगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगी, चाहे उससे रिलेटेड डिविडेंड है वो भी फाइनेंसिंग में। इसी तरीके से आपने जो है कोई लोन ले रखा है, किसी से भी ले रखा हो, देखो बैंक से लेंगे तो बैंक लोन बोलते हैं, पब्लिक से लेंगे तो उसको डिवेंचर्स बोलते हैं, और बैंक से शॉर्ट टर्म ले लिया तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी आपका फंड आया होगा, कैश का फ्लो हुआ होगा, चाहे इनफ्लो या आउटफ्लो, वो इसी एक्टिविटी में आएगा। यानी कि जर्नल इसमें दो ही तरीके की आनी है आइटम, याद रख लो, जो बोरोइंग फंड्स हैं, और वो दो ही होते हैं कंपनी में। एक शेयर के थ्रू कंपनी बोरो करती है, शेयर कैपिटल के थ्रू, और नंबर दो वो लोन के थ्रू, चाहे वो बैंक से करे चाहे वो पब्लिक से करे। तो जरा उसको देखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे या जो भी कोई इनकम होगी वो इसी एक्टिविटी में। देखो, सबसे पहले नंबर एक मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया। उसके अंदर दे रखा है प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, यानी कि प्रोसीड्स का मतलब होता है हमने शेयर को इशू किया। तो आपने शेयर भी करा था हमने फर्स्ट टर्म में, याद हो। शेयर इशू के अंदर क्या बनता है, कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक को शेयर देगी और उनसे फंड ले लेगी। तो कैश का क्या हो गया, इनफ्लो, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि कंपनी के पास कैश आ रहा है। साथ में यदि वो शेयर प्रीमियम पर है तो विद प्रीमियम लिखा जाएगा, इसमें जितना फंड आपके पास आया कम या ज्यादा वो अमाउंट लिखा जाएगा। अगला देखो जी, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर किसको बोलते हैं, सॉरी, अगला आ रहा है जी प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर मीन्स एक तरीके का लोन है जो टेकिंग कंपनी कर रही है फ्रॉम पब्लिक, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्योंकि यादो शेयर तो दो ही तरीके से इशू था, पार पर और प्रीमियम पर, लेकिन जो हमारा डिवेंचर है वो तीन तरीके से इशू हो सकता है। पार पर भी, यानी कि पूरे आपको जितनी फेस वैल्यू उतना मिल रहा है, या उससे कम मिल रहा है उसको डिस्काउंट बोलते हैं, और उससे ज्यादा मिल जाए तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो जितना मिला आपको, डिस्काउंट है तो कम वैल्यू होके आ जाएगा, प्रीमियम है तो ज्यादा होके आ जाएगा। और तीसरा कैसे मिलता है कंपनी को, देखो लोन टेकन, जिस तरीके से लोन लेगी, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों इसी में आएंगे। फ्लो हो रहा है कैश का, इनफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इंक्रीज हो गया तो इट्स मींस कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। और कैश क्रेडिट भी, कैश क्रेडिट बेसिकली बीओ को ही बोलते हैं एक तरीके से, ऐसे समझ लो। तो यदि इनके अंदर ये चीज हमने ली है तो यहां पर प्लस हो जाएगी। वरना मैंने आपको कैश फ्लो की एक दूसरी भी टेक्निक बताई है, जब कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आप याद रख लो। पहले तो हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट पे जाए। कॉन्सेप्ट ये बोलती है लायबिलिटी इंक्रीज है तो कंपनी ने लिया, वरना आप ऐसे याद रख लो, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी वो हमेशा प्लस होगी, डिक्रीज है तो माइनस होगी। चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आनी हो चाहे फाइनेंसिंग में, किसी एक्टिविटी में आए, असेट्स इसकी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन हमने कोशिश करनी है कॉन्सेप्ट को समझना। हमारे शेयर्स बढ़ गए तो शेयर्स बढ़ने का मतलब क्या है कि कंपनी ने शेयर इशू करे तो कंपनी को मनी मिली है तो इनफ्लो हो गया, प्लस कर दिया। हमारा लोन इंक्रीज हो गया तो हमने फर्दर लोन और ले लिया तो फिर कैश का इनफ्लो हो गया। डिवेंचर पहले कुछ थे, अब उससे बढ़ गए तो और डिवेंचर इशू हो गए तो मनी आ गई। अब इन्हीं तीनों का रिवर्स देखो जी, यदि हम इनको रिडीम करते हैं तो रिडीम मीन्स इनको रिटर्न करते हैं, उसको रिडम्पशन बोलते हैं। तो पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, इक्विटी की कभी भी रिडम्पशन नहीं होगी, वो खाली वाइंड अप के टाइम पे होगी। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर कुछ टाइम पीरियड के लिए भी होंगे तो उनका रिडम्पशन टाइम पीरियड आ गया, उनको पैसा वापसी कर दिया तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर दिया। अगला देखो जी, पेमेंट ऑफ बाईबैक, ये नया पॉइंट है। जैसे हम शेयर को इशू करते हैं तो पब्लिक को शेयर दे रहे हैं और उनसे मनी ले रहे हैं। कई बार क्या करते हैं हम पब्लिक से अपने शेयर वापसी ले रहे हैं और उनको मनी उनकी वापसी दे रहे हैं।
तो दैट इज कॉल्ड बाई बैक ऑफ शेयर। तो इसके अंदर कैश का क्या हो गया हमारा आउटफ्लो, माइनस कर दो। ऐसी रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने अपने लोन को डिस्चार्ज कर दिया, रीपे कर दिया, तो मनी चली गई, आउटफ्लो हो गया, माइनस करो। चाहे वो शॉर्ट टर्म था, चाहे वो लॉन्ग टर्म था, चाहे बीओ था या कैश क्रेडिट, जनरली 4 ही होते हैं। अब आगे चलते हैं जी। इनके ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड करना, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे लॉन्ग टर्म है, चाहे बीओ पर है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट पे किया, तो आप देखो कैश का क्या हुआ आउटफ्लो, माइनस कर दो। चाहे वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, बीओ है, किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट हो। इसी तरीके से हमारे 2 डिविडेंड है, माइनस होंगे। एक तो इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी बीच में कभी भी देती है अपने शेयर होल्डर को, तो कैश का आउटफ्लो हो गया कंपनी के पास से, तो माइनस हो गया। ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड, ये बैलेंस शीट में आपको दिया होगा। ऑपरेटिंग में तो हमने इसका करंट ईयर का लिया था जो प्रोविजन बनाया था, और जो प्रीवियस ईयर है कंपनी हमेशा प्रीवियस ईयर को पे करती है, करंट में प्रपोजल बना लेगी। तो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आपने पे किया वो यहां लिख देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद इन सबको आपस में एडजस्ट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। फाइनल जो आया यदि प्लस में आ गया तो देन यू विल से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और वो माइनस में आ जाए यू विल से कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो काफी आसान था। आप याद रखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ नहीं है, सीधी लायबिलिटी साइड पे फोकस रखना है। असेट्स की कोई आइटम नहीं आनी इसमें। लायबिलिटी में भी 2 ही चीजें हैं, शेयर कैपिटल और साथ में जो नॉन करंट लायबिलिटी में बोरोइंग्स दे रखे होंगे, उनके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी में से बीओ आपने लेना है। तो आपने क्या करना है कि जो जो चीजों की, यानी कि लायबिलिटी साइड में जो आपको बताया जिनसे इनफ्लो हुआ, बोरोइंग फंड से, बस बोरोइंग 2 ही तरीके से है, शेयर के थ्रू और या लोन के थ्रू। लोन बैंक से हो जाए, चाहे वो पब्लिक से हो जाए, उसे डिवेंचर बोलते हैं, आ जाएगा। किसी की पेमेंट कर दें तो माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी बड़े आराम से हो जाएगा। आप इसका फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लें। हम इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर होगा आपको। चलो जी स्क्रीनशॉट लो आप। चलो जी अब आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अभी हमने इसका फॉर्मेट कर लिया था, आपको याद हो। अब ये इस साइड देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर इसकी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे। कैसे देखते हैं जरा देखो। आप याद रखो, मैंने आपको अभी भी बता दिया, बार बार याद रखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमेशा लायबिलिटी साइड से बनेगी, उसमें असेट साइड की कोई आइटम नहीं आएगी। लायबिलिटी में भी शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और साथ में जो है नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में से आएगा। उनसे रिलेटेड कोई डिविडेंड हो या कोई इंटरेस्ट हो वो आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन को। फिर कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, उसमें से कुछ आइटम दे रखी है, उसी से हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कि उसमें हर आइटम नहीं है, जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पुटअप है वो चीजें उसमें मेंशन कर दी। शेयर कैपिटल दे रखी है, ये इक्विटी है, ये प्रेफरेंस है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिवेंचर, 4 ही आइटम है इसमें। ये चारों यानी आपको पता है, नीचे इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। देखो पॉइंट सबसे पहले आप इस पे याद रखो, ये क्या है थोड़ा सा देखो। जो प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा होता है दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और किसी भी लोन के आगे डिवेंचर किसको बोलते हैं, बेसिकली आप ब्रैकेट में लिख भी लिया करो आपको याद रखने के लिए। बेसिकली डिवेंचर किसको बोलते हैं, लोन को ऐसे याद रख लो। उसके आगे जो रेट दे रखा होगा उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इनके पॉइंट ये हैं कि इनको जरा पहले एक बार जज करते हैं कि इनमें प्रोसीड्स किससे हो रही है और रिडम्पशन किससे हो रही है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल बता दी, प्रेफरेंस शेयर आपकी डिक्रीज हो रही है तो रिडम्पशन हुई है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज है तो हमने शेयर इशू करे होंगे, देखो ये कर रखे हैं, वो प्रीमियम पर इशू हो गई। डिवेंचर भी इशू कर रखे हैं, उसका भी पॉइंट कैसे पता चला, क्योंकि इंक्रीज हो गया लोन, तो लोन टेकन हुआ है तो इशू हुए, रिडम्पशन नहीं हुई। नीचे जरा इनका पढ़ते हैं जी। डिविडेंड की कंडीशन थोड़ी सी हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। डिविडेंड की कंडीशन ये है, फर्स्ट डिविडेंड गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड रेस्ट प्रॉफिट गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि इक्विटी को बाद में डिविडेंड जाएगा और सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। यदि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो है इक्विटी को डिविडेंड दे दिया तो अंडरस्टूड है कि प्रेफरेंस शेयर को भी दे दिया। देखो इस क्वेश्चन में लिखा था इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। क्वेश्चन में यह ना भी कहे कि प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया या नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि प्रेफरेंस को दे दिया, और खाली प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के बारे में कह रहे हैं तो इक्विटी को कभी डिविडेंड नहीं देंगे। और लेट करो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिविडेंड दिया गया या नहीं, तो किसी को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा जब तक इसके आगे क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ना लिखा हो। जनरली ये होता है
कुछ लिखा है इन्फॉर्मेशन में कि प्रेफरेंस को दे दिया तो इक्विटी को नहीं दिया जाएगा, इक्विटी को दे दिया तो दोनों को देना पड़ेगा, प्रेफरेंस का रेट आपके अपने आप होगा। ये डिविडेंड है। कहता है जी इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 15% एंड ऑफ द ईयर, यानी कि करंट ईयर के एंड में दिया। करंट ईयर इसको बोलते हैं, ये प्रीवियस ईयर है। उसके बाद जी डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इसने तो बता ही दिया। ये ना भी लाइन लिखी हो तो अपने आप माना जाएगा कि प्रेफरेंस को दे दिया, क्योंकि सेकंड नंबर पर देंगे इक्विटी को दे रहे हम, तो इसका मतलब हम प्रेफरेंस को ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। अगला है जी प्रेफरेंस शेयर के बारे में एक नया पॉइंट और आ गया। प्रेफरेंस शेयर की आपको रिडम्पशन दिख रही है, देखो 5 लाख से कितना हुआ है, कम हो गया। मैंने आपको लायबिलिटी की सीधी कॉन्सेप्ट बताई है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस होगी और डिक्रीज है तो माइनस होगी। ये जाहिर बात है, डिक्रीज है तो रिडम्पशन दिख रही है, माइनस होगी भूल भी जाओ तो कॉन्सेप्ट पे जाओ। वैसे तो डिक्रीज का मतलब होता है रिडम्पशन, ना भी भूल जाओ, भूल भी जाओ तो आप ये समझ लो माइनस होनी है क्योंकि डिक्रीज हुई। लेकिन ये डिक्रीज कैसे हुई, टुगेदर विद प्रीमियम हुई। लिखा हुआ है जी प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ दिस, यानी कि इनको 2 लाख नहीं दिया गया, 2 लाख से ज्यादा 5% और दिया है प्रीमियम पर, पहले टाई अप हुआ होगा। न्यू शेयर एंड डिवेंचर वर इशूड एंड ऑफ द ईयर, ये भी बता दिया कि जो नए शेयर इशू हुए थे, ये वाले जो 2 लाख आपको दिख रहे हैं, ये कब इशू हुए थे, क्योंकि यहाँ डिविडेंड का झगड़ा पड़ेगा कि डिविडेंड हम इस वैल्यू पर दें या इस वैल्यू पर दें। ऐसे इंटरेस्ट में भी आएगा, तो पहले एक एक करके करते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले तो इशू ऑफ शेयर की बात करो जी। यहाँ लिखो जी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। चलो जी कितना अमाउंट है वो चेक करते हैं, 2 लाख रुपये। उसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे जरा आप चेक करो कितना दे रखा है। प्रीमियम के अंदर चले तो प्रीमियम यहाँ बता रखा है, एसपीआर कितना, नहीं पहले प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने की रिडम्पशन दिख रही है आपको, देखो 2 लाख की तो रिडम्पशन दिख रही है हमें, लेकिन साथ में 5% भी कह रहे हैं, तो 5% ऑफ 2 लाख ही होगा, याद रख लो, वो बनता है 10,000। तो पेमेंट हमने कितनी करी, 2,10,000। ये समझ आया पॉइंट, यानी इसको दोबारा देख लेते हैं। कितना दिख रहा है आपको, 2 लाख, जितने की रिडम्पशन हुई है ये 5% उसी पर लगेगा। रिडम्पशन करी है टुगेदर विद प्रीमियम, तो 2 लाख का 5% कितना बनता है, 10,000। तो 2,10,000 की पेमेंट हुई, वो माइनस कर दो। अगला चलो जी, एसपीआर बढ़ रहा है तो प्लस होगा, इसका मतलब हमने जो शेयर इशू करे थे वो प्रीमियम पर हो गए थे, प्लस करो, ये प्लस है ये माइनस, एसपीआर भी प्लस। एसपीआर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अभी आपको 40,000। अब डिवेंचर का पॉइंट है, इशू की डिवेंचर प्लस करो जी, क्योंकि पैसा आ गया, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। अब इनके पॉइंट पर चलेंगे, कितने के इशू हुए हुए, 1 लाख। एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। 15% डिविडेंड देना है, पॉइंट ये उठता है कि 15% क्या डिफरेंस पर दे, इस पर दे या इस पर दे। देखो पहली बात तो ये होता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट है डिविडेंड हमेशा उस पर दिया जाएगा, रिडम्पशन से कोई लेना देना नहीं या इशू से कोई लेना देना नहीं, जितने की इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में। पहले अब ये कह रहा है 15% है, इसके बारे में एक लिंक था, याद करो ये रहा, ये भी बता दिया कि जो 2 लाख रुपए की फर्दर इन्वेस्टमेंट हुई है वो कब हुई है, बिगिनिंग में हुई थी या एंड में हुई थी, बता दिया जी उसने, एंड में हुई है। एंड का मतलब क्या है कि देखो 7 लाख की तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है ही, लेकिन बढ़कर वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, शेयर होल्डर से और पैसा ले लिया तो डिविडेंड भी जाएगा, लेकिन लिया कब था, क्या वो बिगिनिंग में लिया या एंड में लिया, ये दोनों पॉइंट आएंगे। उसने बोला एंड में लिया, तो इसका मतलब उनकी मनी उस ईयर में नहीं लग पाई, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर में लगी है, तो अगले साल उनको डिविडेंड मिलेगा। तो अब की बार डिविडेंड किसको मिलेगा, बस 7 लाख को। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा ना भी समझ आए तो आपको एक और इसकी टेक्निक बताता हूं। क्या लिखा है, कब इशू हुए ना ये शेयर, एंड ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग अमाउंट पे देगा। यदि यहां लिख दे बिगिनिंग ऑफ द ईयर इशू हुए तो एंड वाली वैल्यू पर लगेगा। क्यों लगेगा वो भी समझ लो, कहता है बिगिनिंग में शुरू कर दिए थे, ये तो एंड दे रखा है हमने, लेकिन लेट करो किसी और क्वेश्चन में लिखा जाए बिगिनिंग में हो गए। 7 लाख तो पुराने चल रहे हैं, जो 2 लाख से इंक्रीज हुए थे शेयर, उनकी इन्वेस्टमेंट कब बिजनेस में इन्वेस्ट हो गई, बिगिनिंग में, साल के शुरू में ही, तो उनको भी डिविडेंड मिलेगा, तो टोटल 9 पर मिलेगा। वरना ना समझ आए तो सीधी बात है, जो डेट दे रखे है उसके अपोजिट पर डिविडेंड लगा दो। कितना दे रखा है, करंट ईयर बता रहा है, करंट ईयर में हुए थे, तो 2 लाख जो नए आए वो करंट में एंड में आए हैं, तो बिगिनिंग पर लगेगा। कितना बन जाएगा ये 15% से 1,05,000 पेमेंट हुई है जी।
1,05,000 पेमेंट ऑफ डिविडेंड माइनस क्यों किया? क्योंकि हमने पैसा वापसी किया। पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड लिख दो आप, इक्विटी डिविडेंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा सा आप इसको कर लेना। अब आगे चलते हैं जी, क्योंकि जब इक्विटी को दिया तो प्रेफरेंस को अपने आप देना है, कहे या ना कहे, वैसे तो उसने क्या दिया। अब इसमें भी वही झगड़ा है कि ये जो 10% दिया जाए इस वैल्यू पर दिया जाए या इस वैल्यू पर। पहले हम ये चेक करेंगे कि उनकी रिडम्पशन कब हुई। देखो बिजनेस में 5 लाख रुपये लगे हुए थे, उसमें से 2 लाख रुपये हमने क्या कर दिया, उनका रीपे कर दिया। यदि हमने वो एंड में रीपे किया है तो पूरे 5 लाख पे डिविडेंड देना पड़ेगा, और हमने वो बिगिनिंग में ही रीपे कर दिया तो फिर 3 लाख पे डिविडेंड देंगे। वरना मैंने आपको अभी एक टेक्निक बताई, यहाँ चेक करो जी, ये प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम कर रहे हो आप? एंड ऑफ द ईयर पे लिखा है, तो कौन से अपोजिट अमाउंट 21 में रिडीम हुआ है तो 20 पे अपोजिट डेट पे। ये एंड में रिडीम कर रहे हो तो बिगिनिंग पे डिविडेंड लग जाएगा। बिगिनिंग क्या दे तो एंड पे लगा देना। लॉजिक भी, कॉन्सेप्ट भी बता दी। कहता है कि साल के एंड में हमने वापसी की है तो एंड तक उन 2 लाख की मनी भी बिजनेस में लगी हुई थी, 3 लाख की तो है ही, तो टोटल 5 पे लगेगा। वरना आपको सीधा बताया टेक्निक, जो डेट दे उसके अपोजिट वाले पे डिविडेंड लगा दो। वो 21 की डेट दे रहा है करंट ईयर का, मतलब ये वाले की बात कर रहा है, तो इस पर डिविडेंड लगेगा। कितना बनेगा? इसका रेट अपने आप लिखा होता है, हमने कैलकुलेट नहीं करना। 50,000 रुपये। पेमेंट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो जी, अब ऐसे ही इंटरेस्ट में भी यही चक्कर है। अब आ गया जी इंटरेस्ट। ये तो हमने कर दिया कि 1 लाख हमारे पास मनी आ गई तो हमने प्लस कर दी, लेकिन इसका जो रेट है इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो सोचना है कि इस वैल्यू पर पे करा जाए या इस वैल्यू पर। ज़्यादातर स्टूडेंट यही कंफ्यूज रहेगा। देखो एक कॉन्सेप्ट तो आप देखो, सिंपली समझे हम, हमारे पास 3 लाख का लोन चल रहा है, वो बढ़कर कितना हो गया, 1 लाख और ले लिया। अब वो 1 लाख हमने यदि एंड में लिया होगा तो उस पर इस साल इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन हमने वो 1 लाख बिगिनिंग में ही ले लिया तो हम पूरे 4 लाख पर इंटरेस्ट देंगे। उसने बता दिया था कि जो शेयर और डिवेंचर दोनों कब इशू है, एंड में हुए थे। तो मैंने आपको अभी बताई थी टेक्निक कि जोन सी डेट दे उसके अपोजिट पर लगाओ, तो यानी कि इस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब जरा ये चलते हैं क्यों लगाइए। देखो वो कहता है जो आपने फर्दर लोन लिया है वो 1 लाख रुपये का कब लिया है, एंड ऑफ द ईयर में। इसका मतलब उस पूरे साल भर तक आपके ऊपर जो लोन था आउटस्टैंडिंग वो 3 लाख था। आपने तो 1 लाख अभी लिया एंड में, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो 3 लाख हो गया। वरना मैंने आपको सीधा इसका जो है टेक्निक बता दी, डेट दे रहा है एंड की तो बिगिनिंग पे लगा दो, बिगिनिंग की डेट दे तो एंड पे लगा दो। तो कितना बन गया, 12% ऑफ दिस करोगे 36,000। हो गया जी, क्वेश्चन खत्म। ये आपका आ गया जी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये लो, इसमें कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो इसके अंदर। मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। 3 हमारे जो थे ऐड है 36,105। अब इसका टोटल कर लो। जो ये टोटल करते हो 61,000 माइनस में आ रहा है। माइनस में आएगा तो क्या बोलते थे उसको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये समझ आ गया। ये लो जी, ऊपर का टोटल कर दिया और इनका टोटल जो दोनों में से आपस में एडजस्ट कर दिया। यदि प्लस में आ जाए तो फ्लो लिख देंगे और माइनस में आ जाए तो यूज लिख देंगे। क्वेश्चन हो गया जी हमारा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आज आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने की करी थी हमने। क्यों लिया था, क्योंकि एक तो इसमें डिविडेंड का पॉइंट था कि डिविडेंड बिगिनिंग वैल्यू पर लगाया जाए या एंड वैल्यू पर। सीधा सा एक चीज मगअप कर लो, कॉन्सेप्ट समझो, वैसे बहुत अच्छी होती है कि यदि जो आपको डेट दे रखे उसके अपोजिट डेट पे डिविडेंड लगेगा। उसके बाद ऐसे ही आपने डिवेंचर कब इशू करे, बिगिनिंग में या एंड में। ये रूल तभी अप्लाई है जब एंड में या बिगिनिंग है, बीच की डेट होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। अब ये एंड में इशू थे तो बिगिनिंग पे लगा दो। इनकी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बता दी। डिवेंचर है, डिवेंचर मीन्स लोन है, ऑलरेडी 3 लाख का चल रहा है, 1 लाख का और ले लिया। ये सोचना है जो 1 लाख का लिया, 3 लाख पर तो इंटरेस्ट देना ही देना है। 1 लाख का लोन हमने साल के स्टार्टिंग में लिया था या एंड में लिया था। एंड में लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो इसलिए 3 लाख पर दे देंगे। तो वैसे मैंने आपको बताया ये एंड में इशू है तो बिगिनिंग पर इंटरेस्ट लगा दो। ऐसे ही डिविडेंड का करना है। डिविडेंड की कंडीशन ही है, यदि प्रेफरेंस का डिविडेंड दे रखा है तो आपको इक्विटी को कभी नहीं देना। लेकिन यदि इक्विटी को डिविडेंड दे दिया तो प्रेफरेंस को ऑलरेडी आपको देना ही देना पड़ेगा। ये ध्यान रहेगा प्रेफरेंस को। और कुछ इंफॉर्मेशन में नहीं है कि कितना डिविडेंड देना है, तो आपने अपनी तरफ से डिविडेंड नहीं देना। तो आप इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे
इस टाइप के एक और अच्छे क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्लास में अब हम इसको कंसोलिडेट करेंगे। यानी कि अभी हमने आज सेपरेट ये थर्ड एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। ये आज इसकी 4th वीडियो है। देखो, आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाह रहे हो तो सारी वीडियो को वॉच करें, तभी समझ आएगा चैप्टर। बीच में से आप समझोगे तो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करा है, इसका पहले इंट्रोडक्शन कराया था, आपको समझाया था कैश फ्लो क्या है। उसके बाद फिर मैंने इसका फॉर्मेट भी आपको बनवा दिया था। फिर मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताई, फिर इन्वेस्टिंग बताई। आज हमने इसकी फाइनेंसिंग भी कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, कंसोलिडेट तीनों एक्टिविटी को क्लब करेंगे और क्वेश्चन भी वही आने के चांसेस हैं। सेपरेट भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर पूरा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। हमने उसमें से कोई भी, टोटल 7 मार्क्स की वेटेज है, 2 क्वेश्चन आने इस चैप्टर में से, एक 2 मार्क्स का और एक 5 का, और हमने पूरे 7 मार्क्स लाने हैं। कोई भी इसमें छोड़ेंगे नहीं। मैं लगभग सारे पॉइंट आपको कवर करा दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा और टेक्निक भी बता दूंगा। यदि कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो आप टेक्निक अप्लाई कर देना, जैसे आज मैंने आपको बताई। एंडिंग डेट है तो बिगिनिंग पर लगा दो, बिगिनिंग डेट है तो एंडिंग पर लगा दो। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।